मित्रों, आज मैं आपसे जो बात कहने जा रहा हूँ वो बेसिकली हर व्यक्ति को जंतुओं से अलग करती है। व्यक्ति और जंतुओं में जो भेद पाया जाता है वो बेसिकली उसकी मानसिक शक्ति के कारण पाया जाता है। मानसिक शक्ति क्या है, उसके अनुरूप क्या समझा जा सकता है, उसके विषय में आज हम इन सारे विषयों पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले मैं इसकी शुरुआत एक छोटी सी कहानी के साथ करना चाहता हूँ। एक पिता के 2 पुत्र थे और उन दोनों पुत्रों को एक बार पिता ने बोला कि जाओ बाजार से कुछ शक्कर खरीद कर लाओ। पहले बड़े बेटे को भेजा। बड़ा बेटा गया, दुकान पर पूछा कि शक्कर है या नहीं। दुकानदार ने बोला कि नहीं है। बड़ा बेटा वापस आ गया। छोटे को भेजा। छोटा दुकान पर गया, उसने पूछा शक्कर है। दुकानदार ने कहा नहीं है। फिर छोटे ने पूछा कि शक्कर कहाँ से मिल सकती है, शक्कर का भाव क्या है, शक्कर की वैरायटीज़ कितनी है। यह सारी चीज़ वो पूछकर वापस अपने पिता के पास गया। उसने अपने पिता को सारी बातें बताई। उसका पिता बहुत खुश हुआ। He was very happy। वो इसलिए खुश हुआ क्योंकि उसको ये पता चला कि छोटे बेटे ने जो काम दिया गया था उसको बहुत असरकारक ढंग से वो कर आया। अब उसने बड़े बेटे को डांट लगाई और उसने कहा कि क्या तुम्हें इतनी बुद्धि नहीं है। जब हम इस तरीके की बात करते हैं, जब हम अपने बच्चों को या किसी को भी जब हम इस तरीके की कोई बात कहते हैं तो हम बेसिकली कहते क्या हैं, हम किस बात पर हम जोर देना चाहते हैं, किस चीज़ पर हमारी और हमारा इशारा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हमारा इशारा होता है बुद्धि की ओर। बुद्धि है क्या? बुद्धि इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं। इंटेलिजेंस क्या है, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। स्लाइड पर देखें आप। बुद्धि શું છે? पहले के समय में ये कहा जाता था कि बुद्धि जो है व्यक्तिगत के क्षमता के जे અમારા અમૂર્ત વિચારના આકાર આપે છે, વિચારને આકાર આપે છે, એને આપણે बुद्धि कहिए छे। यानी कहने का अर्थ ये है कि वो सारी चीज़ें जो हमारे मस्तिष्क में अमूर्त विचारों को जन्म देती है, ऐसी चीज़ों को हम बुद्धि कहते हैं। ये एक शक्ति है। और ऐसी शक्ति कौन सी है? तो इस शक्ति को नाम देने के लिए सबसे पहले ग्रीक भाषा में नाउस नाम दिया गया। नाउस जिसको कहते हैं, जिसका संज्ञा रूप है नाउस। और फिर इसका जो क्रियापद रूप है नॉइसिस, यानी कि वो एबिलिटी जो अमूर्त विचारधारा को जन्म देती है या जो अमूर्त विचारधारा को आकार देती है। इसी प्रकार से लैटिन भाषा में इसको एक नाम दिया गया जिसको कहते हैं इंटेलेक्टस। अगेन इंटेलेक्टस जो है वो एक संज्ञा रूप है, नाउन रूप है, जबकि इंटेलेंशिया जो है ये जो है वो क्रियापद रूप है। ये क्रियापद जो कि हमें ये बताता है कि ये किस प्रकार की शक्ति है। अब जो हम मीनिंग देख रहे हैं, हम दूसरे स्लाइड पर देखें। इसको संस्कृत भाषा में कहते हैं। संस्कृत भाषा से बुद्धि शब्द का जो जन्म हुआ है वो मूल रूप से बुद्ध शब्द से हुआ है, जिसका क्रियापद रूप है बुद्धि। और अंग्रेजी भाषा में यह है इंटेलेक्ट, विच इज़ द नाउन फॉर्म। और इंटेलिजेंस आज हम जिसकी बात करेंगे वो है एक्शन वर्ड। ये है क्या? अब हम इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हम जो डिक्शनरी में जो शब्दकोश में इसकी जो व्याख्याएं दी गई हैं हम उस पर नज़र करेंगे। शब्दकोश में
कौन कौन सी व्याख्या दी गई है, कौन कौन से शब्दों का उल्लेख किया गया है, उसको देखें। वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार अनुभव परથી શીખવા, બુદ્ધિ એટલે બુદ્ધિ એવી પ્રકારની શક્તિ છે જે અનુભવ પરથી શીખવાની શક્તિને આપણે બુદ્ધિ કહીએ છીએ, અને સમજવાનો ક્ષમતા જે આપણે જે કંઈ બાબતો સમજીએ છીએ એને આપણે બુદ્ધિ કહીએ છીએ। હવે બુદ્ધિ જે છે આ એક માનસિક ક્ષમતા છે, શારીરિક ક્ષમતા નથી। નવી પરિસ્થિતિ તરફ सफल प्रतिक्रिया, कोई भी व्यक्ति सफल रूप से जब प्रतिक्रिया देता है कोई भी नई परिस्थिति के लिए, वो उसको हम कहते हैं बुद्धिशाली, यानी कि उसके पास बुद्धि है। इसी तरीके से जो व्यक्ति समस्या का निराकरण करना जाने, तर्क संगत विचारવાનો उपयोग માટે ક્ષમતા, આ એક ક્ષમતા છે जो तर्क संगत लॉजिकल थिंकिंग कर सके, और इन सारी चीज़ों की क्षमताएं जो हैं उसको हम कहते हैं बुद्धि। तो ये वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार है, जो कि बुद्धि का अर्थ समझाया गया है, अलग अलग व्याख्याएं दी गई हैं। अब हम देखेंगे एक दूसरी डिक्शनरी में क्या कहा गया है इसके बारे में। गुट का जो शब्दकोश है इसके अनुसार શીખવા માટે અને સમીક્ષા કરવાની ક્ષમતા, मनुष्य के अंदर सीखने के लिए और जो कुछ वो सीखता है उसकी समीक्षा करने के लिए व्यक्ति के मस्तिष्क में जो शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं उसको कहते हैं, उस शक्तियों को कहते हैं बुद्धि। दूसरी बात ये भी सामने आई है गुट के शब्दकोश में कि अमूर्त रूप से विचार तरफ कार्य करवाने की क्षमता। जब किसी भी अमूर्त विचारों का जन्म हमारे मस्तिष्क में होता है, उन अमूर्त विचारों के अनुरूप हमें काम करने की जो शक्ति प्रदान की जाती है, जो शक्ति मिलती है, उसको हम कहते हैं बुद्धि। अनुभव परથી શીખવાની ક્ષમતા। हर एक व्यक्ति, आप हो, हम हो, कोई भी हो, हम सारे लोग अनुभव के आधार पर सीखने की कोशिश करते हैं। अनुभव, व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसको मूल रूप से दो चीज़ें वो साथ लेकर आता है। एक भूख, हंगर, और दूसरी चीज़ है क्यूरियोसिटी, यानी कि जानने की इच्छा। व्यक्ति के अंदर ये जानने की इच्छा जो है वो उसका एक प्राकृतिक रूप है, और ये प्राकृतिक रूप से व्यक्ति जब जानने की इच्छा प्रकट करता है और सीखता है, वो इसके कारण से व्यक्ति के अंदर एक शक्ति प्राप्त होती है, और वो शक्ति को हम कहते हैं बुद्धि। फिर हम एक बार स्लाइड की तरफ नज़र डालें जिसमें अलग अलग विद्वानों ने बुद्धि की अलग अलग प्रकार से व्याख्या की गई है। बुद्धि की जो व्याख्या बेसिकली साइकेट्रिस्ट, जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं, उन्होंने इसकी व्याख्या दी है। ये व्याख्याएं बहुत प्रचलित हैं। थॉमसन ने एक व्याख्या दी है बुद्धि की। ये वातावरण साथे समायोजन जाड़वानी क्षमता। कहने का अर्थ ये है कि मनुष्य के अंदर वातावरण के साथ जिस तरीके का समायोजन स्थापित कर सके, वह समायोजन स्थापित करने वाली क्षमता को बुद्धि कहते हैं। इसका हम अगला बिंदु देखें। टर्मन के अनुसार अमूर्त विचारणा माटेनी क्षमता। जब हम किसी अमूर्त विचारों को पर शोध करते हैं, अमूर्त विचारों पर प्रतिक्रिया देते हैं, इसको हम कहते हैं बुद्धि। डर्बन શીખવા માટે ક્ષમતા અને નવા પરિસ્થિતિઓમાંથી
नफो मेळववा मनुष्य की, ये दो एक विशिष्ट प्रवृत्ति है जिसमें है शिखवा माटे, यानी कि जो व्यक्ति जन्म लिया है, इसीलिए कहते हैं व्यक्ति जंतुओं से अलग है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर एक बुद्धि का वास रहता है और यह वह बुद्धि है जो मनुष्य को सीखने के लिए प्रेरित करती है। मनुष्य का यह सीखना उसकी वास्तविक प्राकृतिक शक्ति के कारण होता है और यह प्राकृतिक शक्ति उसे उसकी बुद्धि प्रदान करती है। गैरेट के अनुसार दररोजनी समस्या हल करवानी क्षमता। हमारे आपस के जिंदगी में, जीवन में हर समय एक न एक नई समस्याएं उत्पन्न रहती हैं। उन समस्याओं का सामना करने के लिए हमें दो रास्ते प्राप्त होते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि हम पहले से उन परिस्थितियों से हम जो सीख चुके हैं उसके द्वारा, जब हम पहले से उन परिस्थितियों से हम कुछ सीख चुके हैं और नई आने वाली परिस्थितियों का सामना हम कर सकते हैं। दूसरा, कुछ ऐसे गुण होते हैं व्यक्ति के अंदर जो नई परिस्थिति उसके लिए बिल्कुल नई होती है और यह नई परिस्थिति उसे उसकी बुद्धि जो है, उसकी बुद्धि उस परिस्थिति का सामना करने की शक्ति प्रदान करती है, उसके राह प्रदान करती है, उसको हल करने की क्षमता प्रदान करती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अनुरूप, टॉरमैन के अनुरूप, वेबस्टर के अनुरूप, गुड्स के अनुरूप, कहने का अर्थ ये है कि मनुष्य की वह शक्ति, वह मानसिक शक्ति जो व्यक्ति को प्रतिदिन होने वाली समस्याओं का सामना करना सिखाए, जो व्यक्ति को नई चीज़ें सीखने के लिए प्रेरित करे, जो व्यक्ति के अंदर अमूर्त विचारों को जन्म दे, अमूर्त विचारों के अनुरूप क्रिया करने के लिए प्रेरित करे, ऐसी सारी चीज़ों को, ऐसे सारे कार्यों को प्रेरित करने वाली एकमात्र बुद्धि है। हम अगली व्याख्या देखेंगे स्लाइड पर। बुद्धि की जो दूसरी और व्याख्याएं हैं, इन सारी व्याख्याओं को 3 प्रकार के विभागों में हम विभक्त कर सकते हैं। अगर हम देखें, अगर हम समझें इसको, तो हर एक व्याख्याएं एक दूसरे से भिन्न है। हम इन तीनों को अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं। कुछ प्रकार की व्याख्याएं जो वैज्ञानिकों ने दी हैं वो समायोजन संबंधित है, अर्थात व्यक्ति का पर्यावरण के साथ समायोजन, व्यक्ति का व्यक्ति के साथ समायोजन, व्यक्ति का परिवार के साथ समायोजन, व्यक्ति का आने वाली परिस्थितियों के साथ समायोजन। इन सारी परिस्थितियों के साथ समायोजन करने से संबंधित व्यक्ति की क्षमता को हम बुद्धि कहते हैं। तो कुछ व्याख्याएं इस प्रकार की हैं जो समायोजन से संबंधित हैं। दूसरी कुछ व्याख्याएं वो है सीखवानी क्षमता संबंधित। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मनुष्य के अंदर सीखने की शक्ति जन्मजात होती है। यह शक्ति की उपयोगिता का उपयोग वह जब करता है तो वह अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी बुद्धि का परिणाम है। व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके अमूर्त विचारों को माप सकने का परिणाम है। व्यक्ति का व्यक्तित्व उससे समायोजन करने की क्षमता का परिणाम है। इस प्रकार से 3 विभागों में विभक्त किया गया है। पहला, जैसा कि मैंने कहा, पहला है समायोजन संबंधित, दूसरा है सीखने की क्षमता संबंधित, और तीसरा आप देखें अपने स्क्रीन पर, तीसरा है अमूर्त विचारों संबंधित। इसका अर्थ ये है कि बुद्धि का, बहुत सारे वैज्ञानिकों का ये मानना है
कि अमूर्त विचारों से संबंधित बुद्धि का कार्य है। बुद्धि का विशेष कार्य यह है कि वह अमूर्त विचारों को किस प्रकार से जन्म देता है। मुझे एक बहुत सुंदर पंक्तियां याद आती हैं। हु इन द ब्लू ऑफ द स्काई, इन द ग्रीन ऑफ द फॉरेस्ट, in the blue of the sky, in the green of the forest, whose is the hand that has painted the glow? When the winds were asleep in the womb of the ether, who was it rose them and bade them to blow? Where is he? He is found in the brain, where he builds up the thoughts. वह ऐसी जगह पर पाया जाता है जहाँ पर वह विचारों को जन्म देता है। Where he builds up the thoughts. He is found in the luminous net of stars. But where is he then? Is he Brahma or Vishnu? Is he a man or a woman? Is he bodied or bodiless? अतः हम बुद्धि विषय के संदर्भ में हम 3 बातें हम मूल रूप से अब हम समझ चुके हैं। पहली बात यह है कि बुद्धि सीखने की क्षमता है। दूसरी बात यह है कि बुद्धि विचारों, अमूर्त विचारों पर कार्य करने की, अमूर्त विचारों को जन्म देने की क्षमता है। और तीसरी मूल बात हम ये समझ चुके हैं कि बुद्धि जो है वो सीखने की क्षमता है। ये तीनों समायोजन की क्षमता है, सीखने की क्षमता है और अमूर्त विचारों से संबंधित है। तो इन तीनों पर से हम यह समझ सकते हैं कि बुद्धि जो है वो उसके 3 लक्षण